हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है और इसी ठंड में बेहतर है कि आप घर पे रुके होंगे और घर पे ही रुक करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये ठंड का पूरा लाभ उठाइए, अपने घर पे बिस्तर पे टेबल पर बैठ करके, ठीक है, आप पूर्ण रूप से इस वीडियो का मनोरंजन करिए और इसके साथ साथ इस चैनल पे जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश वीडियो को मिला सबको बराबर प्रॉपर रेगुलर तरीके से आप कंटिन्यू अध्ययन करिए और घर पे रह करके सुरक्षित भी रहिए और साथ में स्टडी के लिए अपना पूरा पर्याप्त समय भी दीजिए। ठीक है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल हम लोगों का एक जो प्रयास है उस प्रयास में आप सम्मिलित होइए और सम्मिलित होकर के केवल हम जितना पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उतना प्रॉपर कंटिन्यू पढ़ते चलिए, उसी को रिपीट करते चलिए और आप देखिएगा कि आपका एक बेहतर कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको रेडी हो जाएंगे और उसी क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम आज फिर से एक बार इस YouTube के वीडियो के माध्यम में प्रैक्टिस सेट नंबर 348 WI यानी कल वाले का ही सेकंड वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो अति लघुत्तरी क्वेश्चंस होता है उसको देखेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर होता है, ठीक है, उसमें 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक पहला क्या है जो 4 तरह में, पहला मल्टीपल आएगा अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन निश्चित हैं। दूसरा जो होगा बेटा वो अति लघुत्तरी होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न। और तीसरा जो आपका होगा गाइज वो लघुत्तरी प्रश्न होगा, ठीक है, क्या होगा, लघुत्तरी प्रश्न होगा। और जो चौथा है वो दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा, क्या होगा, दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं और इस चारों टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो है कुछ मिला कितने शब्दों में लिखना होता है ये भी आपको वहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कल के 348 WI के फर्स्ट सेट में बहुविकल्पी क्वेश्चन को कंप्लीट कराया और आज हम जो है अति लघुत्तरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो जो इसका आज का हमारा क्वेश्चन है, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक उदाहरण दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या कि जो प्रश्न आपसे पूछे उस प्रश्न के वो उत्तर देने से पहले एक छोटी सी हेडिंग तैयार कर लिया करिए। अनिषेक जनन अर्थात इसे आप सीधा सीधा ध्यान दीजिए, रटना नहीं है। जनन मीन्स क्या होता है, जनन मीन्स क्या होता है, संतान उत्पन्न करना। ठीक है, और अमूमन क्या होता है, किसी एक संतान को उत्पन्न करने के लिए चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, प्लांट संतान का मतलब सीड से है, बीज से है, वो क्या करते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन करके एक नए प्लांट को या एक नए बेबी को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अर्थात नई जनरेशन, ठीक है, अगली जनरेशन या नई जनरेशन या संतत जनरेशन को पैदा करने के लिए पुरानी जनरेशन अर्थात मातृ जनरेशन, पेरेंट जनरेशन में एक नर युग्मक एक मादा युग्मक मिल करके जनन क्रिया के उपरांत क्या करते हैं, नई जनरेशन का निर्माण करते हैं। अमूमन यही है और यही होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है
तो उसे ठीक है क्या कहते हैं, निषेचन द्वारा जनन कहेंगे। लेकिन अगर किसी प्लांट में, किसी जीव में बिना नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन किए हुए ही, बिना नर मादा युग्मक आपस में मिले हुए ही क्या कर लेते हैं, बोलो, एक नए प्लांट का निर्माण कर देते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन, अर्थात बिना निषेचन के ही जनन हो गया, अर्थात एक नई जनरेशन, एक नए प्लांट का निर्माण हो गया, तो इसी को अनिषेक जनन कहते हैं। आप इसी पर हेडिंग को फोकस करिए, इस शब्द के अर्थ को जानिए, आप खुद इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। और इस तरह से कह रहा है कि एक उदाहरण दीजिए, तो इसका उदाहरण प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। अनिषेक जनन विल बी कंप्लीटेड इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट में भी होता है और एनिमल। जैसे आप आलू लगाते हैं तो आलू में क्या करते हैं, नई आलू को आपको क्या करना है, नए गन्ने का, नए गुलाब के पेड़ का, प्लांट का जनरेशन करना है, ठीक है, बनाना है, अगली पीढ़ी बनानी, क्या करते हैं, पुराने को कट करके लगा देते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई नर युग्मक मादा युग्मक संयोजन नहीं होता है, तो ये अनिषेक जनन। या मैंने आपको बताया था, अगर एनिमल की बात करें, बेस्ट एग्जाम्पल तो मधुमक्खी में ड्रोन का निर्माण, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ड्रोन मक्खी, ठीक है, जो मधुमक्खी होती है, अर्थात हनी बी होती है, शहद वाली मक्खी होती है, जिसका वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका होता है। ये शहद की मधुमक्खी में टोटल 2 प्रकार के, ठीक है, क्या होते हैं, टोटल वैसे तो कई हैं, लेकिन मेन 2 प्रकार के क्या होते हैं, भेद होते हैं, नर और मादा। नर को ड्रोन मधुमक्खी कहते हैं और मादा को रानी मक्खी कहते हैं, ठीक है। तो जो नर मधुमक्खी होता है उसमें कितने 16 गुणसूत्र होते हैं, और जो मादा होती है उसकी जनन कोशिका में 32 होते हैं, और 2 सेट में होते हैं 16-16, ठीक है। अभी हम बाई फिगर आपको यहाँ पे दिखाएंगे, पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग कवर करते हैं कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाए, फिर बाई एग्जाम्पल आपको फिगर बना के सब यहाँ बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखना है, ठीक है, कि जब बिना नर युग्मक के, बिना नर युग्मक के मादा युग्मक से संयोजन हुए ही जीव का निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है, तो उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत घुमाने से मतलब नहीं है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अर्थात अति लघुत्तरी क्वेश्चन है कि 2-3 लाइनों में से आप खत्म कर दी, ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जब बिना नर युग्मक के संयोजन से, ठीक है, किससे, मादा से, बिना नर युग्मक मादा से मिले ही अगर किसी जीव का निर्माण हो जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक, क्लियर। अब कह रहा है कि एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उदाहरण में, जैसे अगर हम बात करें जंतु में, ठीक है, जंतु में बात करें तो ये आपका है मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी, जिसे आप एपिस इंडिका भी कहते हैं, ठीक है, एपिस इंडिका कहते हैं, ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। एपिस इंडिका मधुमक्खी में ड्रोन मक्खी का निर्माण, ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। कि जो एनिमल्स में इसका एग्जाम्पल अगर ले अनुषेक जनन का, तो मधुमक्खी में जो ड्रोन मक्खी होती है उसका निर्माण इस बिना मादा युग्मक नर युग्मक मिलने से ही हो जाता है, इसलिए इसे अनिषेक जनन का उदाहरण मानते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, जो मधुमक्खी का नर होता है बेटा, इसे ड्रोन कहते हैं, और जो मधुमक्खी में मादा है इसे रानी मक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं, रानी मक्खी कहते हैं, ठीक है। अब जो ड्रोन होता है इसके जनन कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं, और जो रानी मक्खी होती है इसमें 32 होते हैं,
और यह 32 गुणसूत्र अगुणित सेट 16-16 के सेट में क्या होती है, डिवाइड होती है। और जब यह ड्रोन इसके साथ क्या करता है, प्रजनन करता है, अर्थात जनन करता है, अर्थात इसका नर मधुमक्खी मादा मधुमक्खी के साथ संभोग करता है, प्रजनन करता है, ऐड करता है, तो इसका 16 जो नर का 16 गुणसूत्र है या जनन कोश क्या है, यह 16 गुणसूत्र वाली जनन कोश क्या इस मादा के 2 में से, इस 16-16 में किसी एक सेट से क्या होती है, मैच करती है। तो कितना बना, 16-16 32, क्या बना 32। ठीक है, तो आप बताइए 32 किस में है, नर में है कि मादा में है, तो मादा में है, तो अर्थात ये कौन सी मक्खी बनेगी, रानी मक्खी बनेगी। लेकिन आपसे पूछें कि इस रानी मक्खी का निर्माण कैसे हो रहा है, नर मादा युग्मक के मिलने से हो रहा है। आप देख रहे हैं कि नर मादा युग्मक से मिलकर तब रानी मक्खी बन रही है, तो इसे क्या कहेंगे कि रानी मक्खी का निर्माण निषेचन से हो रहा है, अर्थात निषेचित अंडे से हो रहा है। लेकिन जो ये 16 बच गया, अब ये किससे मैच करेगा, यहाँ तो कोई सेल्स बची ही नहीं है, इसलिए 16 वाला बिना निषेचन अर्थात मादा युग्मक रानी का बिना नर के ड्रोन से मादा युग्मक से मिले ही क्या होगा, ऐसे 16 के रूप में ही डेवलप हो जाएगा और डेवलप होकर के नर मधुमक्खी का निर्माण करेगा। ठीक है, किसका निर्माण करेगा, नर मधुमक्खी का। तो ये क्या हुआ, किस क्रिया द्वारा, अनिषेक जनन, इसी को कहते हैं अनिषेक जनन। समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अनिषेक जनन द्वारा नर मधुमक्खी का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में अक्सर रिपीट होता है आपके, और इस बार भी 2021 में आने की प्रबल संभावना हो सकती है, इसलिए सभी गाइज इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दें। ठीक है, और इस क्वेश्चन का वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि मंगोलियाई जड़ता क्या है। ठीक है, मंगोली जड़ता या मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। ठीक है, तो ये आपका हो गया मंगोलियाई जड़ता। ठीक है, तो आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है कि मंगोलियाई जड़ता क्या है और इसे किसने खोजा था। ठीक है, इसे किसने खोजा था, हु इज डिस्कवर्ड ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, इसे किसने खोजा था, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। तो आप आंसर लिखेंगे, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को आप हेडिंग बनाएंगे कि मंगोलियाई जड़ता। पहले इस तरह से सीधा आंसर नहीं लिखना। ठीक है, लिखने की एक शैली डेवलप करिए इस तरह से आप। ठीक है, क्वेश्चन को आप क्या करिए, हेडिंग बनाइए, फिर आगे लिखिए। ठीक है दोस्तों, अभी कल के वीडियो में मैंने मल्टीपल क्वेश्चन बताया था कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र अगर एक अधिक हो जाए, अर्थात हर जोड़ी में 2 होते हैं और मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और अगर 21वीं जोड़ी 2 के बजाय 3 हो जाए तो उस रोग को डाउन सिंड्रोम कहते हैं या उसी को मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। क्योंकि जब मानव में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है तो उस बालक का, उस मनुष्य का जो संरचना है, आकार है, आकृति है, बनावट है, वो मंगोलों की भांति हो जाती है, इसलिए उसे मंगोली जड़ता कहते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, इसको लिखेंगे कैसे कि जब, ठीक है, मनुष्य में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय ठीक है 3 हो जाती है, तो इस दशा को, ठीक है, इस दशा को, दशा कहें, रोग कहें या विकार कहें, बात एक ही है। ठीक है, इस दशा को या रोग को मंगोलियाई, ठीक है, मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। ठीक है, मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। और इसमें
या ऐसे करिए, यह 700 नवजात शिशु में, यह 700 नवजात शिशु में से एक, ठीक है, एक शिशु को हो जाता है, एक शिशु को हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 700 बालक जन्म ले रहे हैं तो उसमें से एक बालक में यह रोग अर्थात मंगोलियाई जड़ता होने की संभावना जरूर रहती है। और ऐसे बालक, ठीक है, ऐसा जो रोगी होगा या बालक या शिशु कह लीजिए, ठीक है, 16 से 17 वर्ष की आयु में, ठीक है, क्या होता है, मृत या लिख दीजिए आयु में मर जाता है, ठीक है। अर्थात ये सामान्य जीवन जीने लायक नहीं होते हैं। ऐसे रोग से पीड़ित स्टूडेंट 16 से 17 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मंगोली जड़ता। अब लक्षण की बात करें, मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लघु उत्तरी में पूछ ले रहा है तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कि इसमें, ठीक है, इसमें पलकें मंगोलों की भांति, पलकें मंगोलों की भांति, ठीक है, बुद्धि, जो बुद्धि होगी, बुद्धि मंद होती है, जीभ मोटी होती है और होंठ जो होता है वो लटका हुआ होता है, ठीक है, लटका हुआ, होंठ क्या है, लटका हुआ होता है। और त्वचा खुरदुरी होती है, ठीक है, खुरदुरी होती है। और मुंह जो है वो क्या है, खुला हुआ होता है, ठीक है, मुंह ना कह के मुख लिखें तो ज़्यादा ठीक है, मुख खुला हुआ होता है, ठीक है। और एट लास्ट जननांग जो होगा इनका सामान्य होता है, जननांग सामान्य होता है, परंतु ये नपुंसक होते हैं, ठीक है, परंतु ये नपुंसक होते हैं, अर्थात प्रजाई नहीं होते हैं, संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या हो गए, लक्षण भी मैंने आपको बता दिया। तो एक बार हम फिर से देखते हैं मंगोलियाई जड़ता किसे कहते हैं, ठीक है। जब मनुष्य में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, ये याद रखिएगा बस, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, मनुष्य में कुल 23 जोड़ी होते हैं, तो उसमें से जो 21वीं जोड़ी है इसमें 2 के बजाय क्या होते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। तो इस दशा, इस रोग को ही मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। और यह हर 700 नवजात शिशु में से एक शिशु को होता है और ऐसा रोगी 16 से 17 वर्ष की आयु में मर जाता है। इसके जो लक्षण हैं उनमें इनकी पलकें मंगोलों की भांति होती है, बुद्धिमंद होता है, जीभ मोटी होती है, होंठ लटका हुआ होता है, त्वचा खुरदुरी होती है, मुंह खुला हुआ होता है और जननांग सामान्य होता है, परंतु ये क्या होते हैं दोस्तों, नपुंसक होते हैं, प्रजनन के लायक नहीं होते, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि इसकी खोज किसने किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट करके लिख रहे हैं कि इसकी जो खोज है लैंगडन डाउन ने किया था, ठीक है। किसने किया था, लैंगडन डाउन ने किया था, ठीक है, जॉन लैंगडन डाउन ने किया था, ठीक है। और इसे इसलिए डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज किसने किया, जॉन लैंगडन डाउन ने किया, इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम क्यों कहते हैं, या मंगोली जड़ता को डाउन सिंड्रोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रोग की खोज या पहचान सबसे पहले किसने किया, ठीक है, लैंगडन डाउन ने किया, इसलिए मंगोली जड़ता को डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। सभी गाइज इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका है कि सेब को आभासी फल कहते हैं क्यों, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि किसी पौधे में फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है, बीज का निर्माण किस भाग से होता है,
ठीक है, तने का निर्माण किस भाग से होता है, जड़ का निर्माण किस भाग से होता है, इन सब बातों को भी मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, अगर आप अच्छे से वीडियो को एनालिसिस किए होंगे, नोट किए होंगे पॉइंट को, तो पक्का आपको ये आंसर आपके नोटबुक में या आपके माइंड में मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन को कवर करने, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, कि सेब को, ठीक है, सेब मीन्स एप्पल, ठीक है, सेब को आभासी फल कहते हैं क्यों, कहते हैं क्यों, और फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आंसर में लिखेंगे ठीक है, सेब को आभासी फल, ठीक है, आभासी फल, सेब एक आभासी फल। ठीक है, तो आइए पहले इसका समझा जाए, आभासी फल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, अनिषेक जनन ना, या अनिषेक जनन को हटा दें तो पार्थेनोकार्पी आपको बताया था, अनिषेक फलन, अर्थात अनिषेक फलन में आपको बताया था कि ये वो फल जो क्या होते हैं, बिना बीज के होते हैं या बीज रहित होते हैं, उसे अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है, उसी वाले वीडियो में शायद ये बताया था मैंने कि फल का निर्माण किस भाग से होता है। ठीक है, पुष्प के किस भाग से होता है। अगर भूल गए हो, नहीं याद है, तो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे आज फिर से एक बार कि पुष्प के किस भाग से फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सेब एक आभासी फल। ठीक है, आभासी फल को एक और नाम से आप समझ सकते हो, मिथ्या फल। ठीक है, मिथ्या फल, या इसी को कूट फल कहते हैं, या इसी को असत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं, असत्य फल भी कहते हैं। ठीक है, तो इतने नामों से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आभासी फल क्या है ये, या मिथ्या फल, कूट फल, असत्य फल, ये चारों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है कि जैसे किसी पुष्प में अगर हम संरचना बनाए तो कुछ इस तरह से आपका, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका क्या होता है ये। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है। ओके, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो ये बीच वाला भाग बेटा, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ये फीमेल का पार्ट है, और ये क्या है, वर्तिका है, और ये क्या है, अंडाशय है। ठीक है, ये याद, और ये क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे कण भरे हैं, इन्हें हम परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, और ये परागकोश है। क्या है, परागकोश होता है। ठीक है, और ये परागवृंत है। ठीक है, और ये तीनों क्या होते हैं, पुमंग होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन के पार्ट होते हैं, और ये जायांग होते हैं, फीमेल अर्थात गाइनोसियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जो अंडाशय है ना, फल का निर्माण इसी अंडाशय से होता है। ठीक है, फल का निर्माण इसी अंडाशय से होता है, अर्थात फल के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ ये अंडाशय वाला भाग ही कवर करता है। बाकी ये वर्तिका, वर्तिकाग्र बाद में निषेचन के बाद सूख कर लटक जाते हैं, और ये परागकण, परागकोश, परागबिंब सूख कर ये दलपुंज सब झड़ जाते हैं, और एट लास्ट निषेचन के बाद सिर्फ ये बचता है, ये, यही आपका अंडाशय क्या होता है, फल में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, लेकिन जो सेब होता है, नाशपाती होता है, इस प्रकार के जो फल हैं, उनका निर्माण अंडाशय के साथ साथ ये जो आपका पुष्पासन है, ठीक है, थाइलेमस, ये जिस पर पुष्प है, ये पुष्पासन, ये भी क्या होता है, फल निर्माण में क्या होता है, इस तरह से सम्मिलित हो जाता है। तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं, आभासी फल, मिथ्या फल, कूट फल या असत्य फल कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्या लिखेंगे कि जब, ठीक है, फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त, ठीक है, अंडाशय के अतिरिक्त सेब लिखेंगे हम यहाँ पर, चूंकि सेब का नाम लिया है। ठीक है, सेब का निर्माण, सेब फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त
ठीक है, या सेब का निर्माण अंडाशय के साथ पुष्प का पुष्पाशन भी, ठीक है, सेब फल के निर्माण में, सेब फल निर्माण में, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, सॉरी, सेब फल के निर्माण में अंडाशय के साथ पुष्प का पुष्पाशन भी भाग लेता है, या पुष्प का पुष्पाशन भी सम्मिलित होता है, ठीक है, सम्मिलित होता है, ठीक है। इसलिए सेब को असत्य फल या आभासी फल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, ठीक है। ये चूंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत लंबा नहीं ले जाना है, ठीक है। तो बोलो, सेब फल को आभासी फल इसलिए कहते हैं क्योंकि सेब के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पाशन भी क्या होता है, सम्मिलित हो जाता है, इसलिए सेब को असत्य या आभासी फल कहते हैं। और इसके आगे जो है, फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है, तो मैंने अभी बताया कि अंडाशय से होता है, तो एक लाइन यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, सेकंड करके, और इसे फर्स्ट कर लीजिए कि फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है, ठीक है, अंडाशय से होता है, ये आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए।